कोहिनूर हीरा अपनी चमक से सबको मोहित कर लेता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक गहरा और रहस्यमय इतिहास छुपा हुआ है। यह हीरा सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जो सदियों से इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती एक तूफानी अतीत को छुपाती है। यह अतीत युद्धों, षड्यंत्रों और सत्ता के संघर्षों से भरा हुआ है। कोहिनूर ने कई राजाओं और साम्राज्यों को अपने मोहपाश में बांध लिया था। ये बस एक रत्न नहीं है, ये एक कहानी की किताब है जो बादशाहों और साम्राज्यों, जीत और विश्वासघात, अकल्पनीय दौलत और विनाशकारी क्षति की कहानियों से भरी है। हर राजा जिसने इसे अपने पास रखा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अकल्पनीय दौलत और विनाशकारी क्षति की कहानियों से भरी है। कोहिनूर ने न केवल दौलत और शक्ति का प्रतीक बना, बल्कि यह उन अनगिनत संघर्षों का भी गवाह बना जो इसे पाने के लिए लड़े गए। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि कोहिनूर पर एक श्राप है, एक काला साया जो इसके लंबे इतिहास पर छाया हुआ है। यह श्राप उन सभी पर भारी पड़ा जिन्होंने इसे अपने पास रखने की कोशिश की। एक काला साया जो इसके लंबे इतिहास पर छाया हुआ है। यह साया उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं और जो इसे एक रहस्यमय और खतरनाक वस्तु बनाती हैं। इसके लिए राजाओं ने हत्या की है और इसके लिए कई साम्राज्यों ने अपने अस्तित्व को दांव पर लगा दिया। यह हीरा सत्ता और शक्ति के लिए किए गए अनगिनत अपराधों का मूक गवाह है। साम्राज्य इसे पाने के लिए खत्म हो गए और ऐसा लगता है कि इसका मालिक होना हमेशा शांति से ज्यादा परेशानी लेकर आया है। कोहिनूर ने अपने मालिकों को कभी भी स्थायी सुख और शांति नहीं दी और ऐसा लगता है कि इसका मालिक होना हमेशा शांति से ज्यादा परेशानी लेकर आया है। यह हीरा अपने साथ हमेशा संघर्ष और अशांति लेकर आया है और इसके मालिकों को कभी भी स्थायी सुख नहीं मिला। यह है कोहिनूर की विरासत, जो फारसी में रोशनी का पहाड़ कहलाता है। यह नाम इसकी अद्वितीय चमक और सुंदरता को दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए अंधेरे को नहीं। यह बस एक बड़ा हीरा नहीं है, यह उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यह हीरा उन सभी संघर्षों और विजय की कहानियों का मूक गवाह है जो इसे पाने के लिए लड़ी गईं। ये एक उपमहाद्वीप के अशांत इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है जो शक्ति, लालच और महत्वाकांक्षा के उतार चढ़ाव का मूक गवाह है। यह हीरा उन सभी संघर्षों और विजय की कहानियों का प्रतीक है जो इसे पाने के लिए लड़ी गईं, जो शक्ति, लालच और महत्वाकांक्षा के उतार चढ़ाव का मूक गवाह है। यह हीरा उन सभी संघर्षों और विजय की कहानियों का प्रतीक है जो इसे पाने के लिए लड़ी गईं। यह उन अनगिनत संघर्षों का मूक गवाह है जो इसे पाने के लिए लड़ी गईं। इसकी कहानी खुद भारतीय इतिहास का एक छोटा सा रूप है जो उस भूमि की चमक, रक्तपात और स्थायी आकर्षण को दर्शाता है जिसने सहस्राब्दियों से दिलों और दिमागों को मोहित किया है। यह हीरा उन सभी संघर्षों और विजय की कहानियों का प्रतीक है जो इसे पाने के लिए लड़ी गईं, जो उस भूमि की चमक, रक्तपात और स्थायी आकर्षण को दर्शाता है जिसने सहस्राब्दियों से दिलों और दिमागों को मोहित किया है। कोहिनूर की कहानी भारतीय इतिहास की आत्मा की यात्रा है जो हमें उस समय की याद दिलाती है जब यह हीरा सत्ता और शक्ति का प्रतीक था। कोहिनूर को समझना भारत के अतीत की आत्मा की यात्रा पर निकलना है। यह यात्रा हमें उन अनगिनत कहानियों और संघर्षों की याद दिलाती है जो इस हीरे के साथ जुड़ी हुई है। कोहिनूर की कहानी भारतीय इतिहास की आत्मा की यात्रा है जो हमें उस समय की याद दिलाती है जब यह हीरा सत्ता और शक्ति का प्रतीक था। कोहिनूर का शुरुआती इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। इसके बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसकी असली उत्पत्ति समय के अंधेरे में खो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हीरा प्राचीन काल में देवताओं का उपहार था, जबकि अन्य इसे पृथ्वी के गहरे गर्भ से निकला हुआ मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें इसे स्यमंतक मणि के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। महाभारत में इसका उल्लेख होने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि यह वही हीरा है जिसे हम आज कोहिनूर के नाम से जानते हैं। दूसरों का दावा है कि इसे सदियों पहले पौराणिक गोलकुंडा खानों से निकाला गया था, जो दक्षिण भारत में स्थित हैं। गोलकुंडा खानों को हीरों की अद्वितीय गुणवत्ता और विशालता के लिए जाना जाता था। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता था कि हीरे आकाश में तारों की तरह बहुतायत में थे। गोलकुंडा की खानों से निकले हीरे अपनी चमक और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। हम जो जानते हैं वह यह है कि कोहिनूर पहली बार मुगल साम्राज्य के इतिहास में निश्चित रूप से उभरता है। मुगल साम्राज्य के दौरान इस हीरे ने अपनी पहचान बनाई और इसे एक अनमोल खजाने के रूप में देखा गया। यह 16वीं शताब्दी में मुगल वंश के संस्थापक
मुगल बादशाह बाबर के कब्जे में आया था। बाबर ने इसे अपने खजाने में शामिल किया और इसे अपनी विजय और शक्ति का प्रतीक माना। चंगेज खान के वंशज बाबर की नजर कीमती पत्थरों पर थी और उन्होंने गर्व के साथ अपने खजाने में कोहिनूर के प्रवेश का रिकॉर्ड रखा था। बाबर ने इसे अपने आत्मकथा बाबरनामा में भी उल्लेख किया है। उन्होंने इसे विशाल आकार और चमक वाले हीरे के रूप में वर्णित किया, जो एक बादशाह के योग्य पुरस्कार था। कोहिनूर की यह चमक और विशालता ही इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक बनाती है। कोहिनूर पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल बादशाहों के पास रहा। इसने भव्य मयूर सिंहासन को सुशोभित किया, जो मुगल शक्ति और भव्यता का प्रतीक था, जिसे ताजमहल के निर्माता बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। माणिक, पन्ना और मोतियों के बीच जड़ा हुआ यह हीरा मुगल धन और प्रभुत्व के प्रमाण के रूप में था। हालांकि मुगल साम्राज्य सभी साम्राज्यों की तरह अंततः घटने लगा। 18वीं शताब्दी में फारस के क्रूर शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल राजधानी दिल्ली को लूटा और उसके सैनिक अपने साथ अकल्पनीय दौलत ले गए, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने हीरे को देखकर कोह-ए-नूर, प्रकाश का पर्वत, कहा था और तब से आज तक यह इसी नाम से जाना जाता है। भाग 4, पंजाब के शेर और उनके ताज का रत्न। कोहिनूर ने अपनी यात्रा जारी रखी, एक ऐसी यात्रा जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गई। यह बेशकीमती हीरा, जो कभी मुगलों के खजाने का हिस्सा था, अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा था। विजय और उथल पुथल के माध्यम से एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता रहा। हर बार जब यह हीरा किसी नए शासक के पास पहुंचता तो यह उनके साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक बन जाता। यह अंततः पंजाब के महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया। रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था, ने इस हीरे को अपने साम्राज्य की शान और गौरव का प्रतीक माना। रणजीत सिंह, एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक, ने उत्तरी भारत में सिख साम्राज्य को एकीकृत किया था। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उन्हें एक महान योद्धा और शासक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने न केवल एक विशाल मूल्य के हीरे के रूप में, बल्कि पिछले साम्राज्यों की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ट्रॉफी के रूप में कोहिनूर की प्रतीकात्मक शक्ति को पहचाना। यह हीरा उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक था। रणजीत सिंह, जो अपने रत्नों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे, कोहिनूर को अपनी बांह पर एक सोने की पट्टी में पहनते थे। यह उनके लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक था। रणजीत सिंह, जो अपने रत्नों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे, कोहिनूर को अपनी बांह पर एक सोने की पट्टी में पहनते थे और राजकीय अवसरों और सैन्य परेडों के दौरान इसे प्रदर्शित करते थे। यह उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक था। कोहिनूर को अपनी बांह पर एक सोने की पट्टी में पहनते थे और राजकीय अवसरों और सैन्य परेडों के दौरान इसे प्रदर्शित करते थे। यह उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक था और राजकीय अवसरों और सैन्य परेडों के दौरान इसे प्रदर्शित करते थे। रणजीत सिंह ने कोहिनूर की शक्ति और महत्व को समझा और इसे अपने साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक माना। वह हीरे के आकर्षण को समझते थे, विस्मय को प्रेरित करने और अजेयता की आभा पेश करने की इसकी क्षमता को। कोहिनूर उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक था। विस्मय को प्रेरित करने और अजेयता की आभा पेश करने की इसकी क्षमता को। उनके शासन में कोहिनूर एक बार फिर खुद को एक शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र में पाता है। यह हीरा उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक था। उनके शासन में कोहिनूर एक बार फिर खुद को एक शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र में पाता है। यह हीरा उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक था। भाग 5, ईस्ट इंडिया कंपनी और एक संदिग्ध संधि। हालांकि सिख साम्राज्य का हमेशा के लिए रहना तय नहीं था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद आंतरिक कलह ने राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिख युद्धों के बाद अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। लाहौर की संधि में निहित समर्पण की शर्तों में महारानी विक्टोरिया के खजाने में कोहिनूर का हस्तांतरण शामिल था। संधि और कोहिनूर के हस्तांतरण से जुड़े हालात आज भी विवाद का विषय हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह युद्ध की एक वैध लूट थी, जबकि अन्य का कहना है कि यह एक पराजित राज्य से छीनी गई
एक जबरन रियायत थी। यह बहस उपनिवेशवाद की जटिल विरासत और उपनिवेशित राष्ट्रों की सांस्कृतिक विरासत पर इसके प्रभाव को रेखांकित करती है। भाग 6 वैभव में प्रदर्शित, अनेकों द्वारा वांछित। 1850 में कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा, जहां इसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस में बहुत धूमधाम से प्रदर्शित किया गया। महारानी विक्टोरिया, जो शुरू में विवादास्पद रत्न को स्वीकार करने से हिचकिचा रही थी, ने अंततः इसे दोबारा कटवाकर एक ताज में जड़वा लिया और यह अपने चरम पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक शानदार प्रतीक बन गया। हालांकि लंदन में हीरे की मौजूदगी ने इसे लेकर चल रहे विवादों को कम नहीं किया। भारत, जो अब ब्रिटिश शासन से आजाद हो चुका था, ने राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक न्याय के तौर पर कोहिनूर पर अपना दावा ठोंक दिया और इसकी वापसी की मांग की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि ईरान सहित अन्य देशों ने भी इस पर अपना दावा जताया, जिससे हीरे के असली मालिक को लेकर बहस और भी उलझ गई।